गुड मॉर्निंग। सो वेक्टर स्पेस टॉपिक इन लीनियर अलजेब्रा। सो वेक्टर स्पेस की अगर बात की जाए तो वेक्टर स्पेस और कुछ नहीं है, आपके पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही है, राइट। जैसे अगर मैं बीएससी सेकेंड ईयर की बात करूं तो बीएससी सेकेंड ईयर में आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। क्लियर है। सबसे बेसिक जो आपके पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था दैट इज ग्रुप, देन उसके बाद ग्रुप के बाद हमने पढ़ा था रिंग्स, है ना, देन फील्ड, और फिर आगे चलते गए थे, है ना। ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपने बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़े थे, ग्रुप, रिंग्स, देन फील्ड। अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप में आपके पास क्या था, ग्रुप एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था जिसमें एक नॉन एम्प्टी सेट और एक ही बाइनरी ऑपरेशन था, है ना, जिसमें हमने माना था जो ग्रुप है दैट इज नॉन एम्प्टी सेट जी एंड बाइनरी ऑपरेशन हमने क्या लिया था, स्टार। और अगर ये आपके पास 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता था तो वही आपके पास क्या, यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपके पास क्या बन जाता था, ग्रुप बन जाता था। कंचन बताइए, ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नॉन एम्प्टी सेट एक है और बाइनरी ऑपरेशन कितनी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी? क्लोजर एक्सियोम, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो ये आपके पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था। अगर ये 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता था तो यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या बन जाता था, ग्रुप बन जाता था आपके पास। सिमिलर वे में अगर मैं रिंग की बात करूं तो ग्रुप में, ग्रुप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में आपने एक्सटेंशन की है ना। दैट मीन्स अगर मैं रिंग्स की बात करूं तो ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही था मेरे पास, ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही था जिसमें मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट और बाइनरी ऑपरेशन कितने हो गए थे, 2 बाइनरी ऑपरेशन हो गए थे, है ना, जिसमें हमने बात की थी अंडर स्केलर, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये आपके पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना था। अब देखिए, पहले आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट था, एक बाइनरी ऑपरेशन और 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा के ग्रुप बना। नाउ एक नॉन एम्प्टी सेट है, 2 बाइनरी ऑपरेशंस हैं। अब ये आपके पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, क्योंकि बिकॉज ऑफ हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स है ये, है ना। सो अब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर आपके पास 8 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो यही आपके पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या बन जाता था, रिंग बन जाता था। अब वो जो 8 प्रॉपर्टीज थी वो कौन कौन सी थी, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ये शॉर्ट में आर अंडर एडिशन जो है वो बनाता था एबिलियन ग्रुप। इसके ऊपर वीडियोस डली हैं, ग्रुप के ऊपर भी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था और रिंग्स के ऊपर भी पार्ट बने हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हो, राइट। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वेक्टर स्पेस पढ़ने से पहले ये बेसिक जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रुप्स और रिंग्स, फील्ड, इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाना चाहिए, राइट। तो ये आपके पास आर अंडर एडिशन की अगर बात करूं तो ये बनाता है एबिलियन ग्रुप, और आर विद डॉट ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये बनाएगा सेमी ग्रुप। अब ये जो एबिलियन ग्रुप है दैट मींस कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ऐड कर दो, एक ग्रुप वाले में एक और प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिविटी ऐड कर दो तो आपके पास 5 प्रॉपर्टी बन जाएंगी। दैट मींस ये जो आपके पास एबिलियन ग्रुप है ये आपके पास 5 प्रॉपर्टी लेके चला गया, और सेमी ग्रुप, ग्रुप का हाफ, ग्रुप की प्रॉपर्टी 4 होती थी, सेमी हाफ कर दिया, दैट मीन इसकी प्रॉपर्टी कितनी लेके चला गया, 2 लेके चला गया। और जो एक बच रही है वो है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसमें बेसिकली 2 आ जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट, लेकिन वो काउंट तो एक ही बार होगा ना, तो एक प्रॉपर्टी आपके पास ये होगी। सो आपके पास 8 प्रॉपर्टीज बन गई किसकी, रिंग के अंडर, है ना। तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर 8 एक्सियोम या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे तो यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था, रिंग बना दिया था। अब फील्ड के आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 11 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये, फील्ड भी आपके पास ये क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही है। लेट्स से
एफ नॉन एम्प्टी सेट, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है एक। इसको एक्सप्लेन करने के दो तरीके हैं। या ऐसा बोल दीजिए कि एफ आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, बाइनरी ऑपरेशन है 2, और अगर ये आपके पास 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे तो ये यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा। या फिर इसको ऐसा भी बोलते थे हम, अगर आपको याद हो, क्या फील्ड को एक्सप्लेन करने का तरीका ये भी था, आर अंडर एडिशन और डॉट रिंग ही फील्ड है। फील्ड एटलीस्ट 2 एलिमेंट है ना, कम से कम 2 एलिमेंट वाली वो रिंग जो आपके पास, मतलब रिंग ही फील्ड बनेगी, रिंग ही फील्ड बनेगी जब एक्स्ट्रा उसके पास 3 प्रॉपर्टी आ जाती थी। वो कौन सी थी, कॉम्यूटेटिव। अगर रिंग आपके पास, क्योंकि रिंग तो 8 लेके चलेगी ना, रिंग के पास कितनी प्रॉपर्टी थी, 8 प्रॉपर्टी ये लेके चलेगी। अब उसमें एक प्रॉपर्टी और एडिशन में हमने क्या किया था, कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर्टी वो ऐड होगी आपके पास, कॉम्यूटेटिव रिंग, है ना। देन हमने एवरी एलिमेंट जो है उसका नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए था, है ना, नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए था, एक वो वाली प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी थी आपके पास कौन सी, यूनिटी एलिमेंट, यस, कौन सी, यूनिटी एलिमेंट होने से। तो आपके पास कितनी प्रॉपर्टी बन जाएंगी, 11 प्रॉपर्टी फील्ड की बन गई, राइट। उसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे हम, है ना। ये एडवांस में इसके आगे फील्ड के बाद, क्योंकि आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बीएससी सेकंड ईयर में सिर्फ यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़े थे, है ना। अब आपके पास बीएससी फाइनल ईयर में जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज द वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस इज नथिंग बट एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। ये भी आपके पास एक क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही है, जैसे ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर थे आपके पास, तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अगर ये आपके पास 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दे तो यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस। दैट मींस ये जो आपके पास वेक्टर स्पेस है ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, 2 नॉन एम्प्टी सेट है। लेट्स से बी भी नॉन एम्प्टी सेट एफ, और एफ यहां पे क्या होगा, फील्ड होगा। फील्ड के बारे में मैं यहां पे बता चुका हूं। सो 2 नॉन एम्प्टी सेट और 2 ही आपके पास क्या होंगे, बाइनरी ऑपरेशंस होंगे। अब ये देखिए आपके पास ये क्या है, ये दोनों आपके पास नॉन एम्प्टी सेट हैं, और ये एफ आप जिसमें क्या है स्पेशली फील्ड, ये एडिशन, और ये आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ये जो एडिशन है इसको कहीं ना कहीं हम इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन, और इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कहीं ना कहीं हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन। ठीक है जी। अब ये वाला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसमें 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं V एंड F, और F के आपके पास फील्ड, और टुगेदर विद 2 बाइनरी ऑपरेशन, है ना, 2 नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विद द 2 बाइनरी ऑपरेशंस, दैट इज फर्स्ट वन इज इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन एंड सेकंड इज योर एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन। तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर आपकी 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा दे तो यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस। देखिए अगर मैं बात करूं वेक्टर स्पेस की, सो वेक्टर स्पेस ये ऐसा टॉपिक है जो लीनियर अलजेब्रा का बैकबोन है। दैट मींस अगर आप देखो लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक जो आपके बाद वाले टॉपिक्स रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म, बेसिस एंड डायमेंशन है इसके बाद, तो उन सभी का जो बेस है वो क्या है, वेक्टर स्पेस। जैसे सेकंड ईयर में हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, वहां आपके पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा था और सबसे पहला टॉपिक था ग्रुप, और जब आप लास्ट में जैसे आप होमोमॉर्फिज्म पढ़ते थे तो वहां पे क्या चल रहा होता था, ग्रुप चल रहा होता था। उसी तरीके से वेक्टर, जैसे लीनियर अलजेब्रा में आप कर रहे होंगे आइसोमॉर्फिज्म, लेकिन वहां पे चल क्या रहा होगा, वेक्टर स्पेस, राइट। सो वेक्टर स्पेस की अपनी भी इंपॉर्टेंस है, और बाकी जो टॉपिक के साथ इसका जो कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, वो भी है ना, अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो आपने टॉपिक पढ़ने हैं उनके लिए भी वेक्टर स्पेस जो है वो हेल्पफुल रहेगा आपका। तो इसीलिए आपको इसको वेक्टर स्पेस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना। लीनियर अलजेब्रा का अगर कोई बेस कोई टॉपिक है दैट इज द वेक्टर स्पेस। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया आपको इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, है ना, बेसिक ये है क्या वेक्टर स्पेस। अब मैं चलता हूं वेक्टर स्पेस। अब जाहिर सी बात है जैसे इसकी प्रॉपर्टीज थी,
अब इनकी भी जो 10 प्रॉपर्टीज हैं उसके बाद हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन और प्रॉपर्टीज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बट उससे पहले हम इस वेक्टर स्पेस को समझने का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताते हैं कि किसी दूसरे एंगल से है हम वेक्टर स्पेस को कैसे समझेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। देखिए यहां पे एक वर्ड है वेक्टर्स, वेक्टर सुने हैं, ये आपके पास फिजिक्स में भी आएंगे और मैथ्स में भी। मैथ्स में अगर आप देखिए, अगर आप +2 की बात करें तो +2 में वेक्टर एक चैप्टर है पूरा मैथ्स में, और फिजिक्स में आपको काइनेमेटिक्स में आपको पढ़ा दिए जाते हैं बेसिक। अब अगर मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, वेक्टर्स आपके पास क्या होते थे वहां पे, फिजिकल क्वांटिटीज। वहां पे क्या था, ये फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं स्पीड, अगर मैं बात करूं स्पीड और दूसरे साइड में बात करता हूं वेलोसिटी की। स्पीड क्या होती है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम फार्मूला भी देखें इसका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और कहीं ना कहीं वेलोसिटी आपके पास क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्पीड जो है वो आपके पास होता है स्केलर, और वेलोसिटी जो है वो आपके पास क्या होता है, वेक्टर। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं स्पीड, जैसे फॉर एग्जांपल 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, मैंने 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है टाइम इस 1 आवर में। 1 आवर में अगर मैंने टाइम डिस्टेंस 25 किलोमीटर पर, अगर मैंने 25 किलोमीटर डिस्टेंस 1 आवर में कंप्लीट किया है, दैट मीन मैंने स्पीड की, कौन सी स्पीड रहेगी मेरी, 25 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में डिस्टेंस कवर कितना हुआ, 25 किलोमीटर पर आवर। ये है उसका मैग्नीट्यूड, ये है उसका साइज। कहीं ना कहीं ये क्या रिप्रेजेंट करा, उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया उसका। ये जो 25 किलोमीटर पर आवर है ये क्या है, मैग्नीट्यूड। और अगर मैं यहां पे साथ में ये छोटी सी चीज ये मेंशन कर दूं कि 25 किलोमीटर कहां, ईस्ट, नॉर्थ या वेस्ट, तो दैट मीन्स स्पीड और वेलोसिटी में इतना सा ही फर्क है। देखिए आप ऐसा फार्मूले में भी देखिए, यहां डिस्टेंस है, यहां सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्टेंस ऐसे भी आपके पास स्केलर है, दैट्स व्हाई स्पीड इज स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए कहीं ना कहीं जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, वेक्टर। और ऐसे समझ लीजिए आप 25 किलोमीटर पर आवर तो ये बता दिया था उसने मैग्नीट्यूड इसका, लेकिन अगर मैं ये साथ में मेंशन कर दूं कि किस डायरेक्शन में है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, वेक्टर, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। ये कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी होता है। जैसे मोमेंटम ले लीजिए आप, है ना, तो कैसे रिप्रेजेंट करते थे, जैसे हम लिखते थे, जैसे आपके पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ऐसे करते थे हम, वेक्टर क्वांटिटी है, सो ऐसे हम लगाते थे इस पे साइन एरो का, जिसमें ये जो होता था आपके पास ऐसे रिप्रेजेंट करते थे वेक्टर को। ये जो है ये आपके पास क्या है, इसका टेल है ना, और ये इसका हेड है। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना। देखिए हम पढ़ रहे हैं वेक्टर, वेक्टर स्पेस, वेक्टर से मिलके बना हुआ स्पेस। तो वेक्टर की आपको लिटिल बिट नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज वेक्टर्स की होनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन करोगे इसके वेक्टर स्पेस प्रूव करने वाले, तो वहां पे आपको थोड़ी सी नॉलेज वेक्टर्स की होना जरूरी है। जीरो वेक्टर क्या है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या है, तो हम पूरा तो उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट जितना बेसिक इसका वेक्टर का चाहिए वो जरूर बात करेंगे हम, है ना। तो ये आपके पास कहीं ना कहीं वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है ना, ठीक है। सो ये तो था आपका फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक्सप्लेन किया कि आपके पास वेक्टर्स क्या चीज है। अब मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। देखिए अपनी इसकी लैंग्वेज है, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो इसकी अपनी लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है ना, फिजिक्स अपनी लैंग्वेज बताएगा। अब उसी तरीके से अगर मैं बात करूं वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स
मैथ्स में कुछ और तरीके से डिफाइन किए गए हैं। हाँ, है तो ठीक बात है कि जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, वो तो बात ठीक है। लेकिन अगर हम मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां देखो इसको वेक्टर को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। वेक्टर को यहां पे बताया गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। देखिए तीन आपके पास वर्ड हैं यहां पे, एक है लाइन, एक है रे और एक है लाइन सेगमेंट। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। लाइन सेगमेंट एंड रे, जैसे आप बोलते हो ना सन रेज, तो सन तो फिक्स है, रेज कहां कहां पड़ती है उसका तो कोई पता नहीं। दैट मीन्स रे की अगर बात करो तो ये फिक्स होता है, लेकिन यहां ओपन। सन रेज मतलब रे, इनिशियल पॉइंट फिक्स है लेकिन लास्ट का, फाइनल का, टर्मिनल पॉइंट का नहीं पता हमें। लेकिन अगर बात की जाए लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट में आपके पास दोनों पॉइंट क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। और कहीं ना कहीं अगर लाइन की बात की जाए तो लाइन में यहां से भी टर्मिनेट, यहां से भी आप ओपन एंडेड और यहां से भी ओपन एंडेड, तो ये कहां से हम मेजरमेंट कर सकते हैं? ये तो यहां से भी प्रोड्यूस की जा रही है, यहां से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, और रे इसको भी नहीं कर सकते क्योंकि यहां से ओपन है। तो मेजरमेंट पॉसिबल किसकी है? लाइन सेगमेंट की। ये टुकड़ा जो आपने लिया है ना, दैट मीन्स ये टुकड़ा, इसको मैं जैसे फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेगमेंट का, ये टुकड़े का साइज कितना है। अगर मैं ऐसी को मान लो, ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, मान लीजिए आपके पास 5 सेंटीमीटर है ये, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका, साइज हो गया इसका। दैट मीन कहीं ना कहीं मैं यहां पे क्या लिखता था, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर गया। लेकिन अगर इसके साथ में ये देखो, इसने बोला क्या है, दिस इज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट तो बता दिया आपको मैंने, लाइन सेगमेंट तो बता दिया आपको कि लाइन सेगमेंट क्या है, जिसमें दोनों पॉइंट फिक्स रहेंगे। दोनों पॉइंट फिक्स रहेंगे तो डिस्टेंस मेजर करना पॉसिबल है। क्लियर? तो अगर लाइन सेगमेंट है तो कहीं ना कहीं लाइन सेगमेंट को हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन साथ में एक और वर्ड यहां पे जुड़ा है, वो है डायरेक्टेड। दैट मीन्स डायरेक्शन। अगर ये बताया जाए कि डायरेक्टेड है मतलब ए से बी की तरफ, तो यही आपके पास, अब देखो मैग्नीट्यूड तो पहले था बिकॉज ऑफ लाइन सेगमेंट, मैग्नीट्यूड तो पहले था, लेकिन इसके साथ अब जब डायरेक्शन ऐड होगी है, दैट मीन्स यही आपके पास क्या बन जाएगा, वेक्टर। कहीं ना कहीं हम इसको क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर लिखेंगे। ये आपके पास हो सकता है, ये आपके पास हो सकता है। मान लीजिए अब ये जो टुकड़े आपने लिए विद डायरेक्शन, एक तो मैग्नीट्यूड भी फिक्स है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और एरो लगा दिया, डायरेक्शन बता दी कि यहां है, दैट मीन ये मेरे पास क्या हो गया, वेक्टर। तो कहीं ना कहीं मैथ्स में हम वेक्टर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ये आपके पास, एक टुकड़ा है, एक सेगमेंट है। अगर हम उसके साथ डायरेक्शन लगा दें तो वही आपके पास कहीं ना कहीं क्या बन जाता है, वेक्टर्स बन जाता है। अब रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना, जैसे दो वेक्टर, अगर आपको मैं दो वेक्टर लूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया ए वेक्टर और ये मैंने लिया मान लीजिए वी वेक्टर, तो दो वेक्टर लिए मैंने। अब इनको नॉर्मली तो हम ऐड कर नहीं सकते, इसके लिए अलग अलग रूल्स रेगुलेशन बने हैं, अलग अलग, है ना। तो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां पे लिया ए वेक्टर और यहां हम क्या लेते थे, कहीं ना कहीं वी वेक्टर। तो ऐड करने का तरीका क्या था, इसकी टेल से इसके हेड को ज्वाइन करके, दैट मीन यही आपके पास क्या आता था, रिजल्टेंट आता था इनका, और इनको ऐड करने का तरीका था। ट्रायंगुलर लॉ बना हुआ है वेक्टर एडिशन के लिए, तो रूल्स हैं आपके पास। क्लियर हो गया? तो कहीं ना कहीं आपके पास वेक्टर स्पेस, वेक्टर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अब यहां पे एक चीज बताइए मुझे कि अगर मैं इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, मान लीजिए मैंने आपके पास यहां से ये बोला कि जैसे ये है, ये डायरेक्शन, अब मैंने ऐसे कर दी, तो ये क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया ना। मैं बोल सकता हूं कि नेगेटिव हो गया उसका, क्योंकि देखो अगर मैं एंगल्स की भी बात करूं, एंगल्स पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्शन के ऊपर।
अगर उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए तो वो क्या मान दिया जाएगा, नेगेटिव। उसी तरीके से वेक्टर है तो नेगेटिव माइनस ऑफ वेक्टर नहीं बोलना है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए मेरे पास ये पूरा ए बी वेक्टर था, पहले डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, अब ये जो डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए है वो है इसका नेगेटिव। दिस इज द नेगेटिव वेक्टर, डायरेक्शन ऑपोजिट कर दो उसकी तो वो नेगेटिव बन जाएगा। अब अगर मैं आपको बोलूं, देखो एक तो नेगेटिव वेक्टर की जरूरत पड़ने वाली, मैं क्यों बता रहा हूं उसका लॉजिक है, क्वेश्चन में आपको दिखेंगे कि नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब है। अब एक और वेक्टर जरूरी है, जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर को फिजिक्स में ऐसे हम कैसे बोलते हैं कि जिसका ना तो मैग्नीट्यूड है ना तो डायरेक्शन है। अब मैथ्स में देखो इसको कैसे बोलेंगे हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई पॉइंट है ए, तो अगर मैं आपको बोलूं कि ए वेक्टर बताइए क्या होगा, ए वेक्टर ही क्या होगा, तो इसका ना तो मैग्नीट्यूड बना ना डायरेक्शन बनी, तो जीरो वेक्टर बन गया, ना तो डायरेक्शन है ना तो आपके पास इसका मैग्नीट्यूड बना। अब उसको बताने का अलग तरीका है, यहां बताने का अलग तरीका है, तो मैंने पहले ही बोला लैंग्वेज होती। क्लियर? तो आपको एक तो नेगेटिव वेक्टर का पता होना चाहिए और एक तो जीरो वेक्टर का पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं जैसे मैट्रिसेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, जैसे अगर मैं आपको बात बोलूं एक से मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिसेस जीरो मैट्रिक्स की अगर हम बात करते थे तो जीरो मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2x2 की हमने ये मैट्रिक्स ली है, जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, तो इसको रिप्रेजेंट करते थे हम किस तरीके से, क्या था रिप्रेजेंटेशन इसका, बोल्ड जीरो करते थे, ऐसे बोल्ड नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स है ना, बोल्ड करना है उसको, और इसको इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर मैं वेक्टर्स की बात करूं तो वेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, तो इसको क्या लिखोगे आप, जीरो वेक्टर है क्योंकि डायरेक्शन इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो है, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं आपके पास क्या है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर ऐसे, या फिर आप बोल्ड ऐसे करके छोड़ दो, ये समझ आओ जीरो वेक्टर। ऐसा क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएट कर पाऊं, ये जीरो और ये जीरो में फर्क है ना, ये मैट्रिक्स है और ये कहीं ना कहीं आपका नॉर्मल रियल जीरो है। क्लियर हो गया? तो कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं आपके पास। सो वेक्टर इज, व्हाट इज वेक्टर in mathematics, what is vector, directed line segment। चलिए अब जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो आपको क्वेश्चन आएगा n टपल वाला। अब ना टपल क्या है ये इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना। सो वन डायमेंशन उसकी बात करते हैं, वन डायमेंशन की, मान लीजिए ओरिजिन और दिस इज रिप्रेजेंट द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये आपके पास कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करेगा, R1। एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, अगर पार्टिकल यहां जा रहा है तो एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, R1, वन डायमेंशनल, है ना। अब अगर हम प्लेन ले लें, कार्टेशियन प्लेन ले लें, एक्स के अलोंग वाई चेंज हो रहा है, एक्स के अलोंग क्या चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0, यहां 0 ही था, अब यहां दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं मेरे पास, तो दैट मीन्स दो, यहां एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था तो एक आया, दो हो रहे हैं, दैट मीन ये R2 प्लेन है। ये क्या है, R2 प्लेन, वन टपल, टू टपल, या ऑर्डर्ड 2 टपल, फिर ऑर्डर्ड 3 टपल, 3 ऑर्डर है ना, फिर 4 5। अब जैसे हम यहां पे बात कर ले 3 डायमेंशनल की, हम बात करते हैं स्पेस की, मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई, और ये कहीं ना कहीं जेड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये जो ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 0 0 0, x0 y0 एंड z0। ये जो z एक्सिस निकल रही है ये कहीं ना कहीं, ये देखो ये तीनों एक्सिस आपकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ये अगर ये x है, ये y है ना, तो जो इसके परपेंडिकुलर बनेगी, ये देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये x एक्सिस y एक्सिस, तो ये z एक्सिस जो निकलेगी वो निकलेगी इसके बाहर। अब वो रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है तो हम ऐसे छोड़ देते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये है, इसके अंदर भी तो बन सकता है परपेंडिकुलर, तो एक जाएगी अंदर को और एक आएगी बाहर को, तो हम बाहर वाली लेते हैं z एक्सिस। क्लियर हो गया?
तो ये आपके पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, दैट मीन ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज R3, 1 टपल, ऑर्डर्ड 2 टपल, 3 टपल। उसी तरीके से आप बढ़ाते जाओ, लास्ट में Rn टपल, दिस इज द यूक्लिडियन स्पेस। व्हाट इज दिस n, Rn n टपल्स, ऑर्डर्ड n टपल। ये क्वेश्चन भी है ऑर्डर्ड n टपल का। अब यहां x एक कोऑर्डिनेट चाहिए ना, यहां पे x1 x2 x1 x2 x1 x2 x3 या xyz। अब यहां x1 x2 सो ऑन अप टू xn, n ऑर्डर्ड n टपल, ऑर्डर्ड n टपल। और इसको ये जो Rn से बना हुआ जो स्पेस, दैट इज द यूक्लिडियन स्पेस, यूक्लिडियन स्पेस कहीं ना कहीं। और ये भी कहीं ना कहीं यूक्लिडियन स्पेस Rn आपके पास क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस, जब ये आपके पास प्रॉपर्टीज 10 सेटिस्फाई कर जाता है। तो Rn ये n टपल वाला क्वेश्चन आपको है, राइट। तो आई होप आपको ये पता चल गया है कि आपके पास 1 टपल, 2 टपल, 3 ऑर्डर्ड n ऑर्डर टपल का ये मीनिंग क्या है आपके पास, है ना। अब जैसे Rn की बात करें तो हम इसको Rn को कैसे बनाएंगे, दिस इज x1 x2 सो ऑन अप टू xn। एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, क्लियर। यहां पे एक ही तो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, दैट मीन कहीं ना कहीं x, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी क्या होगा, यही रहेगा। और यहां क्या रहेगा, मान लीजिए xy है तो x1, x2 ले सकते हो, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे इसके लोग i कैप, इसके लोग j कैप, और यहां 3 है तो दैट मीन्स x1 x2 x3। देखो जब आप बेसिस एंड डायमेंशन के उसमें एक्लोन फॉर्म में जाओगे मैट्रिक्स में, तो वहां पे वेक्टर को ऑर्डर्ड इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, x1 x2, तो इसका मतलब ये एक वेक्टर है। तो ऑर्डर्ड पेयर और वेक्टर में आपको रिलेशन पता चल रहा है कुछ। अगर ये x1 x2 तो दैट मीन ये कहीं ना कहीं 2 ऑर्डर्ड, जैसे हमने क्वेश्चन किया था वेक्टर स्पेस में जब प्रूव कर रहे थे, तो वहां पे क्वेश्चन आया था जिसमें हमने वेक्टर को प्लेन में रिप्रेजेंट किया था, और वहां पे हमने लिया था ऑर्डर्ड पेयर। क्यों लिया था, इसका रीजन पता चल गया आपको, क्योंकि प्लेन में वेक्टर है, 3 मतलब स्पेस में उसमें वेक्टर है तो 3 लेते, लेकिन वो क्वेश्चन बना हुआ था प्लेन में, तो हमने पेयर उठाया। आई होप समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। वेक्टर स्पेस देखिए, वेक्टर्स बेसिक रहेगा इसका। सो अनुराग, व्हाट इज वेक्टर स्पेस? Algebraic structure which fulfills the 10 properties और axioms, है ना। तो algebraic structure है, बट उससे पहले कहीं ना कहीं हम इंटरनल और एक्सटर्नल की कहीं ना कहीं बात करते हैं। व्हाट इज इंटरनल कंपोजिशन, व्हाट इज इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन, व्हाट इज इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन। And second one is your external binary composition. इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन, ये दोनों ही आपके पास कॉम्पोजिशन है, बाइनरी कॉम्पोजिशन हैं। याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, जब हमने आपको ग्रुप करवाया था तो वहां पे क्या था, एक नॉन एम्प्टी सेट और एक ये जो बाइनरी ऑपरेशन था, क्या था, बाइनरी ऑपरेशन था वहां पे आपके पास, क्योंकि सेट ही तो एक है। अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन की वहां बात करूं तो वहां पे बाइनरी ऑपरेशन क्या था, ये देखो, ये कुछ भी हो सकता है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, वहां पे कुछ भी हो सकता था, अगर आपको याद हो तो। व्हाट इज बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन, इट इज नथिंग बट अ फंक्शन। बाइनरी ऑपरेशन एक और कुछ नहीं है, जैसे यहां बाइनरी ऑपरेशन था तो ये एक फंक्शन था। डोमेन जिसका क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A टू A। यहां से अगर मैं, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट उठेंगे, और यहां क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि अगेन किसका एलिमेंट होगा, A का ही होगा। अब वहां एक ही नॉन एम्प्टी सेट था, तो इंटरनल में सिर्फ और सिर्फ हम एक ही नॉन एम्प्टी सेट की बात करेंगे, और वो होगा V नॉन एम्प्टी सेट से ही एलिमेंट उठेंगे और V में जाएंगे, जा गिरेंगे वो। जैसे क्लोजर है,
दो एलिमेंट वी नॉन एम्प्टी सेट से उठाते थे हम और उनको ऐड करके किसमें जाता था एलिमेंट, वो प्रोडक्ट किसमें जाता था, वी में ही जाता था। उस एक सेट से एलिमेंट उठाया, कंपोज करके उसी में गिर गया, इंटरनल उसी सेट में गिर गया। इंटरनल में एक सेट की बात होगी तो एक ही सेट में गिरे आंसर, तो वो क्या बोले उस टाइम, ये जो कॉम्पोजिशन होगी बाइनरी कंपोजिशन, उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन। और बाकी यहां एक्सटर्नल में कोई दूसरा सेट आएगा। यहां एक सेट की बात हुई थी लेकिन यहां पे एक्सटर्नल को दूसरा सेट आएगा और वो क्या रहेगा, एफ फील्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, मान लीजिए मैंने वेक्टर एक उठाया, मान लीजिए ए बी वेक्टर कोई उठाया हमने 2i + 3j। ये तो एलिमेंट किसका है, v का। और अब इसके ऊपर बाहर से हमने अब स्केलर, फील्ड के एलिमेंट किस में होते हैं आपके पास, स्केलर्स। तो वो स्केलर से अगर हम ट्रीट करेंगे, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मान लीजिए 3 एज अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन हमने इसके साथ करवाया, दिस इज द स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर की स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो कितना हो जाएगा, 6i + 9j, है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ है, इस वेक्टर, ये जो वेक्टर v का एलिमेंट था, इसके ऊपर एक्सटर्नली किसी दूसरे सेट के एलिमेंट ने ऑपरेट किया है। दो सेट्स की बात हो रही है आपके पास, तो इंटरनल में एक ही सेट की बात होगी लेकिन एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन में आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट की बात होगी, जैसे यहां पे v और f है। इसीलिए जो प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वहां कहीं ना कहीं इसका यूज भी होता है और कहीं ना कहीं डॉट का भी यूज होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये आपके पास एडिशन है और ये आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ये क्लियर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आपके पास इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन की बात की हमने। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, देखिए इस बात को याद रखना, थोड़ा सा पॉइंट ये नोट कर लीजिए आप कि जो V के एलिमेंट होंगे, जो V नॉन एम्प्टी सेट जो आपके पास है, जो उसके हम एलिमेंट लेंगे वो कहीं ना कहीं किस फॉर्मेट में लेंगे, x, y, z, u, v, w, इस फॉर्मेट में एलिमेंट लेंगे हम इसके। अगर मैं आपको बोलूं कि V में से दो एलिमेंट उठाइए तो आप क्या करोगे, x और y। क्लियर। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं ये f फील्ड है आपके पास, f आपके पास, तो इसमें से दो एलिमेंट उठाओ, दैट मीन्स इसके एलिमेंट किस फॉर्मेट में लोगे आप, a, b, c, या फिर सॉरी अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा, ठीक है जी, अल्फा बीटा और a, b, c इस फॉर्मेट में उठाएंगे एलिमेंट। अगर मैं आपको बोलूं कि फील्ड में से f में से दो एलिमेंट उठाइए जी, तो आप क्या करोगे, अल्फा और बीटा उठा लोगे दो एलिमेंट, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू f। अगर b की बात करूं तो x, y बिलोंग्स टू b नॉन एम्प्टी सेट, ऐसे। तो अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जो आपके पास ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना है, ये प्रॉपर्टीज अलग कर देंगे, दैट मीन एडिशन वाली अलग और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली अलग कर देंगे। बट बिफोर दैट ये याद रखो कि अगर ये f, देखिए जो वेक्टर स्पेस है इसका दूसरा नाम है क्या, लीनियर वेक्टर स्पेस भी बोलते हैं इसको, लीनियर वेक्टर स्पेस, लीनियर वेक्टर स्पेस। अगर फील्ड हुई रियल की तो बनने वाला वेक्टर स्पेस आपके पास क्या होगा, B/R। मान लीजिए कोई फील्ड f है, तो फील्ड अगर f है तो आपके पास फील्ड f ही आर्बिट्रेरी फील्ड f है। सो हम इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, अपनांक से करेंगे इसको, वेक्टर स्पेस B/द फील्ड f। अगर फील्ड आपकी रियल की है, देखिए अगर B/f ये वेक्टर स्पेस है, लीनियर वेक्टर स्पेस है आपके पास। अगर फील्ड आर्बिट्रेरी फील्ड है, f फील्ड है, तो बनने वाला वेक्टर स्पेस लीनियर वेक्टर स्पेस। मान लीजिए फील्ड आ गई अब रियल की, तो बनने वाला वेक्टर स्पेस कैसा बनेगा, रियल वेक्टर स्पेस। अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स की हुई तो बनने वाला वेक्टर स्पेस कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। रैशनल की फील्ड हुई, बनने वाला वेक्टर स्पेस रैशनल वेक्टर स्पेस। डिफरेंट टाइप के बनेंगे, डिपेंड करेगा फील्ड कौन सी ले रहे हैं आप। क्लियर। चलो, तो वेक्टर स्पेस के बारे में आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पता चल गया कि इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में है क्या,
2 नॉन एम्प्टी सेट हैं और 2 ही आपके पास क्या हैं, बाइनरी ऑपरेशंस हैं। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन और प्रॉपर्टीज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं है ये, आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। सो जो दूसरी प्रॉपर्टीज बनेंगी इसकी वो बनेंगी प्रॉपर्टीज अंडर, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ऐसा भी बोलो, प्रॉपर्टीज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जो आपके पास प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन वाली बनेंगी वो आपके पास बनेंगी, उसको हम डिनोट करेंगे A1, A2, A3, A4 और कहीं ना कहीं A5 की बात होगी यहां पे, ठीक है। A5 यहां लिख लेते हैं, A5 मतलब जो आपके पास प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन में है वो कहां से कहां, फ्रॉम A1 टू A5, और जो आपके पास प्रॉपर्टीज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसको हम डिनोट करेंगे M1, M2, M3, M4 और कहीं ना कहीं यहां हम ले लेते हैं M5। 5 प्रॉपर्टी एडिशन वाली, 5 प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, टुगेदर जो आपके पास 10 प्रॉपर्टी बना देंगे इसकी वेक्टर स्पेस की। क्लियर हो गया। तो बात करते हैं सबसे पहले A1 की। अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी अंडर प्रॉपर्टी एडिशन की तो कुछ नहीं करना, जैसे ग्रुप के प्रॉपर्टी आप प्रूव करवाते थे, मतलब यहां तक तो ये आपके पास क्या है, एबिलियन ग्रुप ही है। मतलब मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं क्या, जो B अंडर एडिशन है आपके पास, ऐसा भी बोल सकते हो कि जो B अंडर एडिशन है, B अंडर एडिशन है वो आपके पास क्या है, एबिलियन ग्रुप है। B अंडर एडिशन क्या बना जाएगा आपका, एबिलियन ग्रुप बना जाएगा जी। तो एबिलियन ग्रुप मतलब 5 प्रॉपर्टी, तो ये 5 वही प्रॉपर्टी है आपके पास। फिर भी हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, अगर आपको याद हो तो कॉम्यूटेटिविटी होती थी यहां पे, कॉम्यूटेटिव एक्सियोम बोलते, सॉरी क्लोजर एक्सियोम बोलते थे, क्लोजर, है ना। क्या करते थे हम उसमें, 2 एलिमेंट, तो यहां फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वी, क्योंकि बात किसकी हो रही है, वी की, नॉन एम्प्टी सेट। सो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, अगर x प्लस वाई रिजल्टेंट जो है वो भी अगर V में चला गया तो हम क्या बोलेंगे कि क्लोजर एक्सियोम यहां पे होल्ड कर गया है। देखिए इसका नाम ही क्लोजर है, क्लोज्ड, जो रिजल्ट बना वो क्लोज्ड, मतलब इंटरनल कॉम्पोजिशन ही है कहीं ना कहीं। 2 एलिमेंट B से लिए जा रहे हैं और रिजल्ट किस में जा रहा है, V में जा रहा है आपके पास, क्लोज्ड है अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन। जब ये क्वेश्चन हम करेंगे तो इनका एक मीनिंग रहेगा कि क्लोज्ड अंडर एडिशन, कौन क्लोज्ड अंडर एडिशन, बी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। आप बोलते थे कि हम पिछले बार ऐसा नहीं करते थे क्योंकि वहां पे तो नॉन एम्प्टी सेट ही कितना होता था, एक ही होता था, दैट मीन बात ही उसी की हो रही है। लेकिन यहां लिखना जरूरी है कि कौन क्लोज्ड अंडर एडिशन है ना। सो x प्लस वाई ये आपके पास A1 है ना। नेक्स्ट A2 की बात करें तो एसोसिएटिविटी थी, तो कंचन कितने एलिमेंट चाहिए होते हैं एसोसिएटिविटी के लिए, 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं, है ना। सो एक्स वाई जेड, अब एक्स वाई जेड किसने बोला, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि वी के एलिमेंट किस फॉर्मेट में लेने आपको, एक्स वाई जेड यू बी डब्ल्यू, है ना। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास A2 फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू बी जी। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास लेफ्ट से करो राइट से करो, सवाल ये है कि दोनों बराबर आने चाहिए। अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आती है क्या, कि यहाँ से जैसे बुक में क्या किया होता है कि यहाँ से या यहाँ से यहाँ गए होते हैं, मतलब एक साइड लेके दूसरी साइड प्रूव की होती है। आप मुझे एक बात का आंसर दीजिए, जब आप 10th में 9th में प्रूव दैट वाले क्वेश्चन करते थे, जैसे वो बोलते थे कि प्रूव दैट, तो क्या आप लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड ही प्रूव करवाते थे? आंसर होगा नहीं। आपको वहां पे सिर्फ एक ही चीज प्रूव करनी होती थी कि ये बराबर करो, बस इक्वल करवाइए बस इनको। तो चाहे लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव कर दो, या फिर राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दो, या थर्ड पॉसिबिलिटी एक और बचती है क्या, लेफ्ट हैंड साइड सेपरेटली सॉल्व करो, राइट हैंड साइड सेपरेटली सॉल्व करो और दोनों को क्या कर दो, बराबर। सवाल सिर्फ ये है कि दोनों इक्वल आने चाहिए। और यहां पे हम हमारे लिए जो
इजी रहेगा करना वो रहेगा थर्ड वाला प्रोसीजर। वो कौन सा? लेफ्ट अलग से, राइट अलग से, देन दोनों को बराबर करो। अदरवाइज कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जब हम लेफ्ट लेके राइट प्रूव करते हैं या इसको लेके इसको प्रूव करेंगे। जब हम क्वेश्चन करवाएंगे वहां पे इस चीज का मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आती है, क्या कंफ्यूजन है और इसका सोल्यूशन क्या है वहां पे। ठीक है जी, ये आपके पास एसोसिएटिव, तो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि ये आपके पास एसोसिएटिविटी है ये। नाउ थर्ड वन इज A3। वहां पे अब यहां पे इंपॉर्टेंट है एक चीज, क्या? वहां पे तो हम बात करते थे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट नॉर्मल, क्योंकि जी था ना, तो जी की आइडेंटिटी। अभी यहां क्या है? दो हैं, तो बताना पड़ेगा किसकी। क्लियर? दैट मीन्स यहां पे लिखेंगे क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। ये लिखना जरूरी है कि कौन सी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, ये लिखना जरूरी है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो क्या करना है? कुछ नहीं है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं यहां पे, कोशिश करते हैं समझने की। देखिए, तो आप मुझे एक बात बताइए, जब मैंने एक एलिमेंट V का लेना है, दैट मीन्स इसको हम लिखेंगे तो ऐसे ही ना, कैसे? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B। आपने अगर एक एलिमेंट वेक्टर का लिया, आप खुद मुझे एक बात का आंसर दीजिए। मान लीजिए मैंने एक वेक्टर लिया आपके पास 2i कैप प्लस 4j कैप, तो इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे वही मिल जाए? जीरो वेक्टर। क्या था? जीरो वेक्टर। और मैंने आपको बताया कि जीरो वेक्टर को लिखने का एक तरीका है, और दैट इज द बोल्ड। थोड़ा बोल्ड करके लिखना, पता चले कि आपके पास एडिटिव है। चाहे राइट से करो चाहे लेफ्ट से ऐड करो। मैंने आपको बताया था, ग्रुप वाली वीडियो में बताया था कि आइडेंटिटी एक मिरर का काम करती है। मैं देखूंगा तो मुझे मैं ही दिखूंगा, तो इसमें वही हो रहा है। ये इसमें देख रहा है, आइडेंटिटी में देख रहा है, तो ये वही अपने आप को देख रहा है। क्लियर हो गया? आइडेंटिटी कहीं ना कहीं इसका काम करती है ना। चाहे लेफ्ट से देखो चाहे राइट से देखो, दिखेगा वही, है ना। तो इसीलिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट बोल्ड जीरो आइडेंटिटी बिलोंग्स टू बी। नल वेक्टर है ये। क्या है ये? नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, सच दैट एक्स, और यहां आ जाएगा ये, चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से। बस इस चीज का ध्यान रखना कि थोड़ा सा बोल्ड करना है इसको, नॉर्मल जीरो से जैसे ट्रीट नहीं करना है इसको, थोड़ा, है ना, नॉर्मल जीरो से थोड़ा सा अलग दिखे। ये आपके पास A1, A2, A3। अब नेक्स्ट है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। वहां होता था इनवर्स नॉर्मली, लेकिन अब यहां क्या होगा? अब यहां क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा। दैट मीन्स आपके पास A4 है ना, फिर A5 यहां है। पहले A4 की बात कर लेते हैं। A4 एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये लिखना जरूरी है। एडिटिव इनवर्स कौन सा इनवर्स है? एडिशन वाला, जो एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू बात हो रही है वो वाला, है ना। सो क्या लिखेंगे हम यहां पे? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी। मैंने आपको नेगेटिव ऑफ वेक्टर बताया था, खुद बताइए अब मुझे कि अगर मैं कोई एक वेक्टर लूं 2i कैप प्लस 3j कैप, तो इसमें क्या ऐड करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे बोल्ड मतलब वो मिल जाए, जीरो वेक्टर मिल जाए, तो उसका नेगेटिव। तो नेगेटिव का मैंने आपको बताया था, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, है ना। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर दैट मीन अगर x आपने v में लिया है तो उसका नेगेटिव, माइनस नहीं बोलना इसको, ये माइनस ऑफ x नहीं है, दिस इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर। सो नेगेटिव ऑफ x बिलोंग्स टू v सच दैट x प्लस नेगेटिव ऑफ x करूंगा तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाएगी जो यहां बताई थी आपने, चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो। सो माइनस ये जो नेगेटिव ऑफ x है ये क्या है? एडिटिव इनवर्स। यहां ये बोल्ड जीरो क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी। यहां नेगेटिव ऑफ x क्या है? एडिटिव इनवर्स है। ये आपके पास A4 है ना। A5 की बात कर लेते हैं हम। A5 क्या? ये तो नॉर्मल है, कॉम्यूटेटिविटी, तो मतलब फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, x प्लस वाई करके क्या आना चाहिए? y प्लस एक्स आना चाहिए।
तो ये आपके पास है प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, जो 5 प्रॉपर्टी है A1 to A5, मतलब A1 to A5 मिला के हम बोल सकते हैं कि ये आपके पास बी अंडर एडिशन क्या है, एबिलियन ग्रुप है। इसमें कोई प्रॉब्लम है ना। सबसे पहला क्लोजर, देन एसोसिएटिव, देन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, देन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब हम बात करेंगे आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं, है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन किससे डिनोट करेंगे हम इसको, M1, M2, M3, M4, M5, ये कोड। इसके लिए हमने एक शॉर्टकट बनाया था, एक कोड बनाया था कि याद रहे, कई बार याद नहीं रहता हमें, है ना। तो उसके लिए हमने कोड बनाया था, तो लास्ट में बात करेंगे उसकी हम। पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सो प्रॉपर्टीज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो M1 की बात करते हैं। M1 तो हाँ, अब कोड याद रख ही लो तो अच्छी बात है। क्या कोड है इसमें, 1 1 1 2 2 1, ठीक है, ये बताया था आपको। देखो कोड याद रखना, थोड़ा सा हिंट है, ऐसे तो कुछ नहीं है, मतलब ये है कि उसमें थोड़ा याद रह जाता है हमें कहीं ना कहीं, है ना। तो याद रखना, यहां से आपके पास पहले ये V के बात कर रहा हूं मैं, और दूसरा यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, F की बात कर रहा हूं, है ना। तो 1 1 1 1 1 2 2 1 अगेन 1 2, ऐसा ही है, 1 1 1 2 2 1 1 2, और लास्ट में एक आपके पास है वो 1 और F वाली, उसकी बात करेंगे। लेकिन कम से कम 4 के लिए तो आपके पास आइडिया हो गया ना। मतलब ये जो कहीं ना कहीं है ना आपके पास, ये जो है ये कहीं ना कहीं आपके पास M1 का कोड है, ये कहीं ना कहीं आपके पास M2 का कोड है, ये कहीं ना कहीं आपके पास M3 का कोड है, और ये कहीं ना कहीं आपके पास M4 का कोड है। फिर M5 हम बात करेंगे, ये तो इजी है, ठीक है। M1, अब इनके मतलब क्या है वो देखिए। M1 की बात कर रहे हैं तो एक एलिमेंट लेना है V से और एक एलिमेंट लेना है F से। एक एलिमेंट, ये वाले वेक्टर्स के एलिमेंट, ये वाले फील्ड के, दैट मींस स्केलर ट्रीट किए जाएंगे। और एक V का एलिमेंट उठाना है, एक F का, तो B का एलिमेंट मान लीजिए X और F का एलिमेंट अल्फा। सो हम यहां पे क्या लिखेंगे, अल्फा बिलोंग्स टू, पहला एलिमेंट कौन सा लेना है, ये V। तो मतलब फॉर ऑल X बिलोंग्स टू B एंड अल्फा बिलोंग्स टू F, क्योंकि एक एलिमेंट यहां से उठेगा और एक एलिमेंट उठेगा, हमने उठा लिया। अब क्या होना चाहिए, आपने कभी वेक्टर पढ़े थे, मैंने आपको बोला कि कहीं ना कहीं वेक्टर की नॉलेज आपको कहीं ना कहीं चाहिए होती है ना। तो हम स्केलर इनटू वेक्टर करते थे, वेक्टर इनटू स्केलर नहीं करते, डॉट प्रोडक्ट करते थे तो ट्वाइस इनटू वेक्टर, या फिर 4 टाइम इनटू वेक्टर, है ना। मैग्नीफाई हो जाता था, वेक्टर की साइज बढ़ जाता था उसका, है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके। सो इसीलिए स्केलर के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे, और क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन फिर बाद में इसके एलिमेंट के साथ। समझ आया थोड़ा सा, ये बात है। तो मतलब अल्फा डॉट एक्स, कोई बोले कि एक्स डॉट अल्फा क्यों नहीं हुआ, तो उसको समझ में आ गया हुआ है। अल्फा डॉट एक्स लेना है क्योंकि ये फील्ड का एलिमेंट है और ये वेक्टर। तो अब देखो अल्फा डॉट एक्स किस में आ जाए, वी में, तो हम बोलेंगे कि M1 होल्ड कर गई। अब ये क्या है, इसके लिए मैं एक थोड़ा समझाता हूं आपको। देखो मान लीजिए मैंने एक वेक्टर लिया, मान लीजिए 3i कैप प्लस 5j कैप, ये वेक्टर लिया हमने एक, ठीक है जी। अब हम एक काम करते हैं, इसको मान लीजिए हमने 5 जो कि एक स्केलर है, जैसे यहां एक अल्फा स्केलर है, यहां एक वेक्टर x है, तो ये वेक्टर सॉरी, तो यहां पे हम जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15i कैप प्लस 25j कैप। तो ये जो बना है ये भी क्या है आपके पास, एक वेक्टर ही बना ना, तो ये भी तो वेक्टर ही है। दैट्स वाई हम यहां पे क्या लिखते हैं, अल्फा डॉट एक्स किस में आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी बनी कैसे है, मैंने आपको ये नहीं बताया कि प्रॉपर्टी याद कर लो, नहीं तो याद कैसे, याद क्यों करनी है आपने, ये प्रॉपर्टी आपको बता दी है कि बनी कैसे है।
अगर आप किसी स्केलर को डॉट प्रोडक्ट इसके मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करवाओ तो आपके पास मिलने वाला जो है वो भी क्या होता है, एक वेक्टर, मतलब v का ही एक एलिमेंट। समझ पाए? तो ये प्रॉपर्टी M1 ऐसे बनी है आपके पास, ठीक है जी। नाउ तो ये कोड कहीं ना कहीं याद रखना, M1 के लिए 1 कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट M2, M2 की बात कर लेते हैं जी। M2 का कोड क्या है, 1 2, एक एलिमेंट V का और 2 एलिमेंट फील्ड F से, है ना। सो M2 है, एक एलिमेंट लेना है तो दैट मीन्स एक एलिमेंट। सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V एंड 2 एलिमेंट लेने ना, सो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड। अब ये कैसे बनेगी, इसके अब कैसे याद रखना, देखिए इतना आपको बता दिया कि पहले आएंगे फील्ड के एलिमेंट और उसके बाद आएगा V का। तो अब ये 2 हैं और चल रहा है साथ में कहीं ना कहीं V2 कॉम्पोजिशन, दैट मीन कहीं ना कहीं इतना मुझे पता है कि पहले तो क्या आएगा, फील्ड के एलिमेंट अंडर एडिशन और डॉट ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये फील्ड देखिए अल्फा रियल, अल्फा फील्ड है, मान लीजिए अगर फील्ड रियल की है तो रियल प्लस रियल बनने वाला क्या होगा, रियल। ये एक ही है कहीं ना कहीं, तो इसका आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हो वेक्टर के साथ, डॉट एक्स के साथ। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाए, तो ये आपके पास M2 सेटिस्फाई कर जाए तो अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट एक्स, बस ये आपके पास क्या है, M2 है। क्लियर हो गया ना, ये M2 है। अब बात करेंगे हम M3 की। M3 अनुराग जी कोड बोलिए M3 का, 2 1। वंशिका क्या लिखूं मैं यहाँ पे, 2 1 लिखा तो दैट मीन्स 2 एलिमेंट V के, मतलब फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू एंड अल्फा बिलोंग्स टू F। अब देखिए अल्फा आ जाएगा यहां और ये 2 हैं तो सिमिलरली x प्लस वाई, ये आ जाएगा अल्फा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट वाई। सिंपल। ये आप बस ये याद रखना कि फील्ड के पहले आएंगे और दूसरे बाद में आएंगे। ये आपके पास M3 है। नेक्स्ट कंचन कोड M4 का, और बोलना भी है आगे कि बताइए क्या क्या लिखूं मैं यहाँ पे। M4 है x बिलोंग करेगा V से, बिल्कुल, और अल्फा बीटा आएंगे F से, तो दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F। अब यहां पे एक है क्या कि ये तो हम पहले भी यूज कर चुके हैं, तो थोड़ा सा फर्क आएगा क्या, अब बाकी वो चीज सेम रहेगी क्या कि फील्ड वाले पहले आएंगे। अब अल्फा प्लस बीटा तो पहले यूज कर चुके, तो अभी क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कर देंगे, इतना ही फर्क आ गया, अल्फा और बीटा। और फील्ड है ना, फील्ड के हैं तो डॉट करके किसके साथ, एक्स के साथ, और अल्फा बाहर आ जाएगा और बीटा एक्स अंदर आ जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास। अगर ये सेटिस्फाई हो जाए दैट मीन M4 आपके पास हो गया, राइट। लास्ट M5 क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी M5। सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B, या फिर ऐसा लिखिए इसको, as 1 belongs to F field and for all x belongs to B, x डॉट 1, देखिए इस डॉट का इंपॉर्टेंस याद रखना, ये कई ऐसे x1 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, x डॉट, क्योंकि आप कर रहे हो यूज यहां पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, x डॉट 1, तो ये कितना आ जाए, x आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B, वेयर एक चीज याद रखना
कि ये जो आपके पास यहाँ पे 1 है ये कहां से आता है आपके पास, और अगर ये जो 1 है ये है क्या, इस 1 को हम बोलेंगे क्या, व्हाट इज दिस 1 रिप्रेजेंट, यूनिटी एलिमेंट, यूनिटी एलिमेंट ऑफ फील्ड। तो याद कीजिए ये तो F के पास होता ही होता है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में फील्ड के बारे में बताया था, रिंग ही फील्ड है, जब वो एक्स्ट्रा 3 नॉन, कम से कम 2 नॉन जीरो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट F, तो कम से कम 2 आपके एलिमेंट उसके पास होने चाहिए। जब उसके साथ वो रिंग होने के साथ साथ 3 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई कर दे, कॉम्यूटेटिव रिंग हो और यूनिटी एलिमेंट, वही वाला यूनिटी एलिमेंट है ये आपके पास 1, फील्ड के पास ये होता है, ये 1 जो है ये उसके पास होगा। x.1 करके क्या आना चाहिए, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। देखिए डॉट का मतलब है कोई, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि कुछ लिख देना x और सिंपल, अदरवाइज इसका क्या है, देखो x इंटू 1 करोगे तो x ही आएगा, लेकिन ये वो वाला इंटू नहीं है ना, ये वो वाला इंटू नहीं है, मतलब आप 2 इंटू 3 करोगे तो 6 नहीं आने वाला यहाँ पे, अगर उसने कॉम्पोजिशन चेंज करके दी है तो कुछ और आएगा, ये है ना। तो अब देखो इसने A1 से A5 सेटिस्फाई प्रॉपर्टी होगी इसमें, और M1 से M5 होगी, अंडर एडिशन वाली 5 प्रॉपर्टी, अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली 5 प्रॉपर्टी, 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया ये वाला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि ये जो आपके पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसने अगर 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी है तो हम इसको लिखेंगे क्या लास्ट में, हेंस दिस B over F forms a vector space over the field F, hence this is the vector space। सो आपके पास डिफरेंट एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं बात करूं कि जो आपके पास सेट ऑफ, अगर मैं रियल की बात करूं, सेट ऑफ रियल ओवर द फील्ड ऑफ द रियल, तो ये वेक्टर स्पेस बनाता है ना। जैसे मैं यहाँ पे अब जैसे V की जगह मैंने क्या सेट लिया है, नॉन एम्प्टी सेट कौन सा लिया है, सेट ऑफ रियल, और रियल की फील्ड के ऊपर की अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है ये आपके पास क्या बना देता है, वेक्टर स्पेस। और कहीं ना कहीं वेक्टर स्पेस बनाएगा कैसे, जब प्रॉपर्टी 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। और ऐसे भी आपको पता कि R अंडर R विद रिस्पेक्ट टू, अगर आपने रिंग में अगर आपको याद होगा R अंडर एडिशन और डॉट, ये आपको बताया था कि फील्ड बनाता है ना, ये फील्ड बनाता है कहीं ना कहीं रिंग और फील्ड, और कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा जो 2-3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा के ये आपके पास वेक्टर स्पेस, मतलब वेक्टर स्पेस की 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा देगा। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, R अंडर R आएगा तो ये वैसे 2 मार्क्स में आएगा, छोटे क्वेश्चन जो आपके पास कंपलसरी में आएंगे 2 नंबर में, वहाँ पे आ सकता है कि अगर आपको सेट ऑफ रियल दिया जाए और ओवर द फील्ड ऑफ रियल, तो आपके पास वेक्टर स्पेस बनाना है। तो इसके लिए आप 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करवाओगे, क्योंकि जब आपने ये बात बोल ही दी है कि R अंडर एडिशन विद डॉट फील्ड है कहीं ना कहीं, तो मेरी बात का आंसर दीजिए, R अंडर एडिशन ये कहीं आपका एबिलियन ग्रुप नहीं रहा होगा, तो ये R अंडर एडिशन तो ये एबिलियन ग्रुप मतलब A5 तो ले गया, 5 प्रॉपर्टी तो ले गया, तो रिमेनिंग इसी की बात करनी है ना, तो पूरा क्वेश्चन क्यों सॉल्व करना है, 2 नंबर का पूछा तो 2 नंबर का ही आंसर दो, 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करवानी आपने, ठीक है। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा व्हाट इज वेक्टर स्पेस इन लीनियर अलजेब्रा। ये बेसिक है, याद रखना, लीनियर अलजेब्रा बुक का बेसिक टॉपिक, कोर कॉन्सेप्ट, ये जो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस आया दैट मीन आपने सभी टॉपिक कर लिए। आइसोमॉर्फिज्म इनवर्टिबिलिटी कर रहे हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद मैट्रिसेस कर रहे हो, बेसिक डायमेंशन कर रहे हो, यूज बीच में किसका होगा, क्वोशिएंट स्पेस कर रहे हो, यूज किसका होगा, वेक्टर स्पेस का। अगर वेक्टर स्पेस स्ट्रांग है, कमांड अच्छी है, तो कहीं ना कहीं लीनियर अलजेब्रा के ऊपर कमांड अच्छी है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस करेंगे। वेक्टर स्पेस आपको बता दिया, और वेक्टर स्पेस के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास उनके बारे में बात कर लेंगे, राइट। कोई डाउट? सो थैंक यू सो मच।